10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 27 तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। मिस्टर हरीश, बात नहीं, मिस्टर हरीश एज्ड 52 years is the production manager of XYZ Limited. From the following details compute the taxable income for the assessment year 15-16. अच्छा, फाइनेंस प्रोडक्शन मैनेजर है। बेसिक अलावेंसेस, बेसिक सैलरी लिख देना, बेसिक अलावेंसेस नहीं, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ। डियरनेस अलावेंसेस 40% ऑफ बेसिक सैलरी। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस 3,000 पर मंथ, लेकिन लिखा हुआ है फॉर कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड ऑफिस। मीन्स कितना डिडक्शन मिलेगा उसको, एग्जामिशन कितना होगा, 800। मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस, ये लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया है। मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस फुल्ली पेड बाय एम्प्लॉयर। द मोटर कार इज ओन्ड बाय द कंपनी एंड ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय। द engine cubic capacity is above 1.6 liter and the motor car is used for both official and personal purposes by the employee. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कंपनी की अपनी कार होती है और खर्चा भी कंपनी कर रही है, पहली लाइन में लिखा हुआ है मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस फुल्ली पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खर्चा है, एंड कार इज ओन्ड बाय द कंपनी, यानी बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन पूरा पर्सनल नहीं है, पर्सनल एंड ऑफिशियल है, तो 1800 एंड 2400 की लिस्ट में आएगा। और इसमें कौन सी लिस्ट में आएगा, 2400, क्योंकि 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से अधिक की गाड़ी है। चलो, गाड़ी खुद ड्राइव करता है, इसका मतलब उसको ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं मिली हुई है, 900 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इन होटल वाइल टूरिंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज मेट बाय द एम्प्लॉयर 80,000। ओहो, ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी तरह माफ कर देना। लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, लिख लो उसके आगे नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ये पॉइंट तुम लोग को आएगा और जब जब आएगा तब तब डिस्टर्ब करेगा। लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल एट ऑल। लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अरे 50 रुपये पर डे के हिसाब से माफ होता है, मालूम होगा। चलो, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, अच्छा दिया है 24,000, ठीक है ना, उसी के बारे में दिया है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। नीचे लिखा है कंप्यूटर केप्ट बाय द एम्प्लॉयर इन द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर हरीश फ्रॉम 1 जून 2014। कंप्यूटर की फैसिलिटी पूरी तरह माफ होती है, कंप्यूटर ट्रांसफर नहीं किया गया बल्कि कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दिया गया, और जब कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दिया जाता है तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप 100% नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स होते हैं, बताया था। अरे क्वेश्चन खत्म, सॉल्व कर लिया जाए, बोलो ना। बताओ, इस क्वेश्चन में न परक्विजिट, न तुम्हारा ग्रेचुटी आया, न प्रोविडेंट फंड आया, न लीव इन कैशमेंट आया, न लीव इन कैश, न ही तुम्हारा वीआरएस आया, कुछ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 28, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16। बोलो ना, एसएससी कौन था भाई, हरीश। देखिए इधर, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख, बोलो। डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी,
2,40,000। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना दिया है? 36,000 माइनस एग्जेम्प्ट 800 के हिसाब से 9600, 26,400। बोलते क्यों नहीं? अच्छा, कार फैसिलिटी, देखो ना मैंने वर्ड यूज़ किया फैसिलिटी। बड़ी कार है तो एम्प्लॉयर की कार है, खर्चा भी वही कर रहा है, तो हाँ लिखते जाओ साथ साथ, मज़ा तो आएगा ही आएगा। 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24, 28,800। बोलो, और भी कोई फैसिलिटी है क्या? बोलो, कुछ उससे चार्ज किया जा रहा है क्या? नहीं, 28,800। क्लियर? क्या दिक्कत आई? एक्चुअल में जो 60,000 खर्च हुआ है उससे हमें कोई लेना देना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल में क्या खर्च होता है क्या नहीं खर्च होता है, देखो लिखा हुआ है 60,000 का खर्च हुआ है कार पर, हमें क्या लेना देना? कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल है पार्टली पर्सनल है, तो 1800 और 2400 के लिमिट में आएगा। बड़ी गाड़ी है तो 2400, तो 2400 पर मंथ के हिसाब से। कार चूंकि खुद ड्राइव करता है तो नो ड्राइवर फैसिलिटी, खत्म हो गया, हिसाब किताब खत्म। हाँ, इससे अगर कुछ चार्ज कर लिया जाता तो माइनस हो जाता। चलो, एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इन होटल, तो होटल एकोमोडेशन, तुम ऑफिशियल वर्क के लिए अपने एम्प्लॉय को कहीं भेज रहे हो और होटल की फैसिलिटी नहीं दोगे, फुटपाथ पे रहेगा? नहीं, फुटपाथ पे बैठा होगे उसको कि रेलवे की पटरी पर? क्या करेंगे? पूरा माफ है। पक्का ना? चलो, लोन फ्रॉम आरपीएफ, नॉट टैक्सेबल। अरे अपने पैसे से लोन लिया है, अपने पैसे से लोन लिया है, जो उसके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, निकाला थोड़ी है। लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, स्पीड बनी हुई है सर, उधर देखें तो हम लिख लें, कोई दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। एग्जाम के दिन तुम ही लोग प्रॉब्लम चिल्लाते हो, हम थोड़ी चिल्लाते हैं। लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 24,000, 24,000 रुपये लंच प्रोवाइड किया गया है। माफ कहाँ तक होता है? एग्जेम्प्ट 50 रुपये पर डे के हिसाब से। लंच एक दिन में एक बार करोगे या 2 बार करोगे? एक बार। बताओ साल में कितने दिन का? 300 दिन का, 360 दिन का, 365 दिन का? वर्किंग आवर्स मतलब एक दिन में कितने दिनों के लिए? जितने वर्किंग डेज होंगे उतने ना। 50 के नियर अबाउट तो संडे हो जाते हैं, 52, 365 में से 52 तो संडे आ गए, बचे कितने? 313 या 312। अब 313 दिनों में ईद, होली, दिवाली, कुछ ना कुछ छुट्टी आदमी लेता है। अब कोई डिटेल तो दी नहीं है कितने दिन उसने खाना खाया होगा। मान लेते हैं 300 डेज, मान लेते हैं 300 डेज। नॉर्मल एजम्पशन जब भी आप इस केस में लेंगे कितना लेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन न दी हो तो? क्लियर है? लिखना जरूरी है इसको, 300 डेज। आगे आप लोग चाहें तो 350 डेज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 280 डेज भी कर सकते हैं, लेकिन अपना एजम्पशन नीचे नोट जरूर कर देंगे, ठीक है ना? चलें, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर हो ही गया। कंप्यूटर फैसिलिटी पूरी तरह माफ है। लो बेटा, आ गई ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस,
अंडर सेक्शन 16 नील। टैक्सेबल सैलरी कितना? 9,04,200। नोट करें। कभी कभी देखते हो ना, शटर ज़्यादा नीचे होता है किसी शॉप का, तो कोई बंदा जाता है, जाकर लड़ जाता है, सर्वर पे चोट लगती है, उसके बाद वो गाना गाता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो अंधा नहीं रहता है, वो इसी गुमान में रहता है। मतलब तुम्हारे सामने शटर आएगा, तुम सर झुका लोगे, लेकिन वो नहीं झुकाएगा, वो देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 29। Mr. Balaji employed as production manager in Beta Limited and furnishes you the following information for the year ended 31st of March 2015. Basic salary up to 31st October 50,000 and basic salary from 1st November, that is 60,000. Salary is due and paid on the last day of every month. This is the normal condition. जो आज तक हम लोग करते आए थे, the same thing is given to us, only to make us confused. हाँ या ना? चलो, dearness allowances 40% of basic salary, bonus equal to 1 month salary and paid in October, and the bonus is equal to basic salary plus DA. Here, contribution of employer to recognized provident fund account of the employee as at the rate of 16% of basic salary. underline कर लें basic salary को। जब भी हम RPF की बात करेंगे, सुन लें,
सुन ले, जब भी हम आरपीएफ की बात करेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, तो कभी कभी दिया रहता है कि 16% ऑफ बेसिक सैलरी, मीन्स दिस इज द रूल विच इज ऑप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म, कि जितना भी बेसिक सैलरी होगा उसका 16% हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें से माफ कितना होगा? 12%। 12% के ऊपर टैक्सेबल कितना होगा? 4%। लेकिन कभी कभी दिया रहता है आरपीएफ इज कॉन्ट्रीब्यूटेड एज एट द रेट ऑफ 16% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो हम लोग बेसिक सैलरी प्लस डीए का 4% लेंगे। अब क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है द फर्म ऑपरेट्स प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय एज एट द रेट ऑफ 16%, दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ नहीं दिया रहता, ना बेसिक सैलरी दिया रहता है, ना बेसिक सैलरी प्लस डीए लिखा रहता है। तो याद करो जब प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था, तो प्रोविडेंट फंड में सैलरी की मीनिंग मैंने बताई थी बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। ऑटोमेटिकली फिर ये तीनों चीजें शामिल हो जाएंगी, हाँ या ना, हाँ या ना, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा रहा। अगर प्रोविडेंट फंड के साथ दिया हुआ है 16% ऑफ बेसिक सैलरी, इट मीन्स 4% ऑफ बेसिक सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स, 12% तक माफ है, 4% टैक्सेबल है। 16% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो इसका मतलब 4% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए टैक्सेबल होगा। अगर लिखा है 16% ऑफ सैलरी, 16%, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब हम क्या करें? सैलरी का मीनिंग वहाँ क्या लें? बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, दैट्स इट। अब क्लियर है? दिमाग में रहेगा या भूल जाओगे? रहेगा बाबू 2 दिन, तीसरे दिन से शायद दिमाग से उतर भी जाए, पक्का बोलते हैं। कहीं लिखना हो लिख लेना, फिलहाल चलो 4 दिन मान लेते हैं। Professional tax paid 3,000, out of which 2,000 was paid by the employer. Facility of laptop and computer was provided to Balaji for both official and personal use. Cost of laptop rupees 45,000 and computer 35,000 were acquired by the company on 1st December 2014. एक बात बताओ, कंप्यूटर एंड लैपटॉप जो हमको कंपनी ने दिया है वो हम ऑफिशियल यूज के लिए भी करते हैं और पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं। अगर 100% पर्सनल यूज होता तो कितना टैक्स लगाते? अरे 100% पर्सनल होता तो कितना लगाते? लगता ही नहीं, कंप्यूटर एंड लैपटॉप पर लगता ही नहीं है कि नहीं। तो इक्वल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। चलो, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अच्छा, एक 1.6 लीटर से अधिक की गाड़ी है, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, ऑफिशियल एंड पर्सनल, कंपनी की गाड़ी है, ये 1.6 लीटर से अधिक की है, पर्सनल ऑफिशियल दोनों है, तो 1800 और 2400 वाला हिसाब किताब। तो एक 1.6 से अधिक है तो 2400 वाला हिसाब किताब। रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस 45,000 वेयर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर, तो 2400 वाला हिसाब किताब। सॉरी, द मोटर कार वॉज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय, इट मीन्स यहां पर कोई ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने तुम लोग को अभी तक नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं तो बताएंगे कैसे? पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं जो नहीं पढ़ाया क्या उसका कोई यहाँ पर कोई काम भी है या नहीं, कि ऐसे ही फालतू में हम टेंशन ले रहे हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन, बच्ची का उम्र है 7 एंड 2 जुड़वा बच्चों की उम्र है 3। जबकि एलटीसी जब पढ़ोगे लीव ट्रेवल कंसेशन तो 2 बच्चों की फैसिलिटी पर माफ़ी मिलती है हर ब्लॉक ईयर्स पर, हर 4 साल के ब्लॉक पर देखेंगे, चिंता मत करना। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एडल्ट्स एंड 45,000 फॉर चिल्ड्रेन। बालाजी इज एलिजिबल, अब आगे का वर्ड सुनना, बालाजी इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल इन लॉ। तो यहाँ पर पूरा का पूरा माफ है, तो वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा, लिखा हुआ है। तो अगर हमने नहीं पढ़ाया है तो अभी तक उसका कोई यूज़ भी नहीं हुआ है, लास्ट में देखेंगे, चिंता ना करना। आया है मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो एलटीसी जो होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी, लास्ट में यही पॉइंट बचा हुआ है हम लोग का, एलटीसी इस क्वेश्चन के हिसाब से पूरा माफ है, तो हम लोग को कोई घबराने या डरने की जरूरत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता तो हम लोग घबराने के बजाय अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते, एलटीसी सर ने नहीं पढ़ाया तो भी नीचे पढ़ लेते, अच्छा नॉट टैक्सेबल है, लिख लो, देखो ना, टेंशन खत्म। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, चला जाए।
ईयर वगैरह लिख लोगे या मैं लिखूं? पता नहीं, बालाजी लिख लोगे या लिखूं? 50,000 पर मंथ था, कितने महीनों तक का? अरे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ्स। बोलो ना। प्लस 60,000 यानी 5 महीने का होगा, सोचना ही नहीं है। टोटल बेसिक सैलरी कितनी हो गई बोलो? डीए 40%, 260। बोलते क्यों नहीं? आ रहा है ना? चलो, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। अक्टूबर 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 में कितना था सैलरी? 50,000। अच्छा, 50,000 प्लस डीए के बराबर, तो 50,000 प्लस 40% ऑफ 50,000 यानी 70,000 हो गया। बोलो, इसमें दिक्कत आ रही है? नहीं ना। बोनस हो गया, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अंडरलाइन करवाया है, बेसिक सैलरी तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कमीशन है नहीं है, डीए है नहीं है, उससे कोई लेना देना अब है ही नहीं। जिस चीज़ का फैक्टर चाहिए था वो फैक्टर हमें ऑलरेडी मालूम है। लिखा हुआ है 16%, शायद 16% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 16% ऑफ 6,50,000, बताओ कितना? 1 लाख। सोच लो, माइनस एग्जेम्प्ट कितना? 12% ऑफ 6,50,000, 78,000, 26,000 टैक्सेबल। ठीक है ना? चलो, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते, नहीं है सेठ जी? चले, प्रोफेशनल टैक्स पेड जिसमें से 2,000 एम्प्लॉयर ने दिया है, तो जो एम्प्लॉयर ने दिया है पहले तो वो ऐड कर लो। कितना? 2,000। और नीचे जब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, उसमें से डिडक्शन दे देते हैं ना। बोलो, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3), यहाँ 3,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। किस नाम से? प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में चूंकि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है इसको छूट मिले। क्यों? कैसे छूट मिल जाएगी प्राइवेट एम्प्लॉय को? कैसे छूट मिल जाएगी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की प्राइवेट एम्प्लॉय को? नहीं मिलती है। 16(1) तो पहले ही ख़त्म है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं कि इसके बारे में थोड़ा भी सोचा जाए। अब क्लियर है? पक्का ना? पहले वाले को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। चले आगे। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वॉज प्रोवाइडेड टू बालाजी। कंप्यूटर फैसिलिटी, कंप्यूटर एंड लैपटॉप फैसिलिटी। अब जितना खर्चा आया हो सारा का सारा माफ। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार फैसिलिटी। वन 1.6 लीटर से अधिक है, खर्चे एम्प्लॉयर करता है, हाँ या ना? अच्छा, 1 नवंबर से दी गई है क्या गाड़ी? अच्छा अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। साल भर का नहीं है, 2,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का 12,000। देखो ना, क्वेश्चन ने छुपा करके दिया दही पॉइंट। अगर हम लोग थोड़ा भी ओवरलुक करते तो शायद आंसर गलत आ जाता, साल भर का निकाल कर बैठ जाते। अरे नवंबर में दिया है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आगे चल सकते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन,
एग्जाम्प्ट पूरा टोटल करें 10 लाख माइनस करें 3000, दिस इज योर आंसर। ये सब क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है। क्या है? अच्छा इजी है, करें नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, 30। एसएससी कौन है? मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर बट ऑब्वियस 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16। तुरंत ना लिख देना, पहले एक बार देख लिया करो क्वेश्चन की 14-15 की ही डिटेल्स है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, चलें। From the following details, find out the salary chargeable to tax for the assessment year 15-16. Mr. X is a regular employee of Rama and Company in गुड़गांव। पहली चीज़ तो दिमाग में बैठा हो गुड़गांव, अंडरलाइन कर लो। जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए कि सिटी का नाम दिया, आगे काम पड़ेगा। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी है, अंडरलाइन कर लो, रामा एंड कंपनी। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2014 इन द स्केल ऑफ, अच्छा 20,000 स्केल उसको मिल रही है, ग्रेडिंग के बेसिस पर है। 1/1/2014 से कौन सी ग्रेडिंग स्टार्ट हुई है? 20,000। 1,000 तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि उसकी सैलरी कहाँ तक ना पहुँच जाए, उसके बाद वो कहाँ तक रहेगा? 30,000। अब उसको सैलरी मिली है, जरा ढंग से देखो, बेसिक सैलरी। हमको चाहिए 1 अप्रैल 2014 टू उसकी सैलरी रहेगी 1/1/14 से पूरे एक साल 31 दिसंबर 2014 कितना, और 1/1/2015 से 31 दिसंबर 2015 कितनी रहेगी? तो 9 महीना इसमें आएगा और 3 महीना इसमें आएगा, हाँ या ना? तो 31 दिसंबर 2014 एज एट द रेट ऑफ 20,000 और 1/1/2015 से 31 मार्च 2015 कितना? जोड़ करके बताओ। 180 और 63, 2 43, बोलो ना, देख लेना एक बार। ही इज पेड 10% DA एंड बोनस इक्वलेंट टू 1 month पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो पहले तो DA दे दो, 10% है
तो 10% ऑफ 2,43,000, 24,300। बोनस उसको एक महीने के बराबर मिलता है, वही मार्च का। मार्च में उसकी सैलरी कितनी रही होगी? 21,000। जरा देखो लिखा हुआ है बोनस इक्विवेलेंट 1 मंथ पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च, तो बेसिक सैलरी का ही देंगे, कुछ नहीं दिया है डीए वगैरह के बारे में। अगर लिखा रहता बोनस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था, तो हम वो बेसिक प्लस डीए जोड़ करके बोनस देते। यहां पर हम बेसिक का ही देंगे। चलो, he contributes 15% of his pay and DA towards his recognized provident fund and the contribute the same amount। लिखा है बेसिक एंड डीए, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फालतू में हम लोग टेंशन लेते हैं। लिखा है प्रोविडेंट फंड में कंपनी कंट्रीब्यूट करती है 15% बेसिक प्लस डीए का, तो कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, सुनो इधर, 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए 2,43,000 प्लस 24,000, कितना आ गया? एक काम करते हैं, इसको अलग से वर्किंग नोट ही बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। हाँ बताओ, 15% ऑफ 2,43,000 प्लस 24,300, कितना आ जाएगा? इंटू 15% करो, यार है, माइनस 12% ऑफ 2,43,000 प्लस 24,300, 32,000, 33, 7,495। सही है, देख लेना भाई कैलकुलेशन। हम लोग चाहते तो सीधे सीधे लिख देते 3% ऑफ बेसिक प्लस डीए, यहां डायरेक्ट लिख सकते थे, नहीं समझे? इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम लोग का कैलकुलेशन माशाल्लाह अच्छा है, तो हम क्या करें बताओ? ही प्रोवाइड्स, सुन लो, ही इज प्रोवाइडेड free housing facility which has been taken on rent. He is provided free housing facility which has been provided taken on rent by the company. Okay, कंपनी का अपना घर नहीं है, और जब कंपनी का अपना घर नहीं होता तो 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज हायर, ना 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 ना, विच एवर इज लोअर। अब क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा खासा है, अच्छी बात है। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कुछ और भी है क्या। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन देखेंगे अभी थोड़ी देर में, बोलो आगे क्या दिया है। ही इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फैसिलिटीज ऑल्सो, लैपटॉप फैसिलिटी, कितना रुपया? 10,000 नील। कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी है उसके भाई का। याद रखो लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 किया था, सॉरी 26 किया था, और उसमें मैंने एक चीज़ क्लियर की थी, अपना, अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट कवर होता है, जो पूरी तरह डिपेंडेंट हो या ना हो। लेकिन मम्मी, पापा, भाई, बहन, इन 4 लोगों का तब तक नहीं आएगा जब तक ये पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। अब याद आया, ब्रदर क्या डिपेंडेंट है? लिखा है हाँ, हु इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम। और अगर डिपेंडेंट है, 25,000 का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो कितने तक माफ़ होता है? 15,000 तक माफ़ होता है। गवर्नमेंट होता तो पूरा माफ़ होता,
अपना होता तो पूरा माफ़ होता, अप्रूव्ड हॉस्पिटल होता तो पूरा माफ़ होता। ये समझ लेना कि ये उसके ऊपर नहीं किया गया है, ये एम्प्लॉय के खुद के ऊपर किया गया है। तो 25,000 माइनस 15,000 10,000 पक्का ना? अच्छा, हॉस्पिटल, सॉरी, मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ, और बताएं क्या है? द मंथली सैलरी 1,000 ऑफ अ हाउस कीपर इज रीइंबर्स बाय द कंपनी। जितना कंपनी पे करेगी हाउस कीपर का, वॉचमैन का, गार्ड का, स्वीपर का, कुक का, डोमेस्टिक सर्वेंट का, वो पूरा टैक्सेबल होता है। हाँ या ना? कितना? अब जो पॉइंट है उसको ढंग से देखना और उसके आगे लिख देना क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अ गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। गिफ्ट मिला है अदर देन कैश, मैंने अदर देन कैश को अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने कहा था जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाएंगे तो उस समय हम डिफाइन करेंगे। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट इन कैश मिलता तो पूरा टैक्सेबल हो जाता, ठीक है ना? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अदर देन कैश अगर गिफ्ट मिलता है सालाना छोटा छोटा करके 5,000 तक तो माफ होता है। अगर 5,000 से ऊपर है तो ऊपर का टैक्सेबल होगा या सारा? मैंने बताया था ऊपर का, ये सर्कुलर्स बोलता है। लेकिन जब आप एक्ट पढ़ोगे ना, एज सच बेयर एक्ट पढ़ोगे, उठा करके किताब पढ़ोगे, जब बुक पढ़ोगे जिसमें एक्ट डिफाइंड है, उसको पढ़ने से यही पता चलता है, उसकी वर्डिंग से लिटरल मीनिंग यही निकलती है कि एंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इफ इट इज इन एग्रीगेट एक्सीड्स ₹5,000, यानी पूरा का पूरा 10,000। तो अगर एक्ट की लिटरल मीनिंग को देखेंगे तो पूरा 10,000 टैक्स लगाओ। अदरवाइज सर्कुलर एक आया है जिसमें कहा गया है दैट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ टू चार्ज 100% टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट इफ इट इज एन एक्सेस ऑफ ₹5,000। 5,000 के ऊपर पर टैक्स लगाओ। तो अगर आप एग्जाम में 10,000 पर टैक्स लगाते हैं तो भी सही होगा, 5,000 पे लगाते हैं तो भी सही होगा। क्या चाहते हैं आप? कितने वाला बताओ ना? ये कर रहा है 10,000 पे, बिल्कुल कितना अच्छा बंदा है। जब नौकरी करेगा और एम्प्लॉयर इसको गिफ्ट देगा और इसकी जेब से जब टैक्स निकलेगा तो मज़ा ही मज़ा आएगा। क्या चाहते हो अब बताओ, बोलो। अब 5,000 पे आ गया। हम लोग का काम ही है टैक्स प्लानिंग करना। तो गिफ्ट वाउचर टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। अब समझ में आई बात? हम यहाँ लिख दे रहे हैं साफ साफ, एज पर सर्कुलर है तो 5,000 पर ही टैक्स लगेगा। 10,000 माइनस 5,000, ये याद रखना, ठीक है ना? चलो भाई, कन्वीनियंस अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस नहीं है, कन्वीनियंस अलावेंसेस। और यहीं तक लिखा रहता तो थोड़ी टेंशन रहती, लेकिन हमारी टेंशन क्वेश्चन ने आगे कुछ लिख करके दूर कर दी। कन्वीनियंस अलावेंसेस ऑफ ₹1,000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट। ओहो, जितना आप ऑफिस पे आने जाने के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसका पूरा पूरा पैसा मिल रहा है, अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है तो पूरी तरह क्या है, माफ है। चल सकते हैं आगे। He is getting, नहीं, he is provided personal accident policy for which premium of ₹5,000 is paid by the company।
माफ है पूरा। बोलो, तुम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बताई थी, पूरी तरह से क्या है, नॉट टैक्सेबल है। ही इज गेटिंग टेलीफोन अलावेंसेस, ये क्या है 100%, इतनी मार खाओगे। अंडरलाइन करो अलावेंसेस को, टेलीफोन फैसिलिटी नहीं है, अलावेंसेस है, दोनों में फर्क समझे, लिख लो, अलावेंसेस अंडरलाइन कर लो, फैसिलिटी नहीं है। अगर यहाँ लिखा रहता है ही इज प्रोवाइडेड टेलीफोन फैसिलिटी ऑन विच द एम्प्लॉयर कंपनी इनकर्स ₹50,000, 5,000, 10,000, वॉट एवर द अमाउंट इज, 100% नील। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, फिक्स टेलीफोन अलावेंसेज है, जो पूरी तरह क्या है, टैक्सेबल है। कितना, 6,000। कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज फैमिली ऑफ ₹10,000। माफ है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। बचा हमारा केवल एक ही पॉइंट, रेंट फ्री एकोमोडेशन। करेक्ट, गुड़गांव सिटी थी पहली चीज। दूसरी चीज, मालिक का अपना घर नहीं है। अब जब मालिक का अपना घर नहीं है तो हमारे पास ये समस्या आएगी ही नहीं कि वो 10 लाख तक की सिटी है या 10 से 25 की है या 25 से ऊपर की है। वो प्रॉब्लम तब आती जब मालिक का अपना घर होता, लेकिन एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, ये रेंट पर लेकर दे रखा है। तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ हायर विच एवर इज लोअर। करें वर्किंग नोट नंबर 2। %15 ऑफ सैलरी, सैलरी की मीनिंग हो जाएगी सैलरी की मीनिंग हो जाएगी बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज, दैट्स इट। इतना मार खाओगे, जब बोलो तुरंत दंदन दंदन वही रिपीट करते हो। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ, तुम लोग को मैंने उस समय बताया था साफ साफ कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल काम होता है हाउस रेंट अलाउंसेज में सैलरी की मीनिंग और रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी की मीनिंग। हाउस रेंट अलाउंसेज में नॉर्मल होता है बेसिक प्लस DA प्लस परसेंटेज, रेलिवेंट पीरियड वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, बात खत्म हो गई वो। लेकिन जब रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो देखो मैंने कहा था कि किताबों ने बहुत अच्छा खासा डिटेल में लिखा हुआ है, हम लोग को उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन याद रखो, मॉनिटरी बेनिफिट्स, 15% ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स। लेकिन उसमें से 2 चीज़ें हटाने की सोचना। मॉनिटरी बेनिफिट यानी जो कैश में मिल रहे हैं, 2 चीज़ें मत यूज़ करना। प्रोविडेंट फंड को बिल्कुल किनारे कर देना पहला, और दूसरा DA अगर वो सेवा शर्तों में नहीं है तो उसको भी हटा देना, भले ही कैश में मिले। याद आया? नहीं याद आया? तब बताया था उस समय, डिटेल में बताया था। तो अब जरा देखो बेसिक सैलरी कितनी, DA सेवा शर्तों में है या नहीं? क्या दिया हुआ है DA सेवा शर्तों में है? नहीं, कुछ दिया हो तो बोलो। RPF में देखो ना, हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया कि DA सेवा शर्तों में है, क्योंकि RPF रिटायरमेंट बेनिफिट होता है प्रोविडेंट फंड, और जब प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन होता है तो सैलरी और DA को मिला करके दिया जाता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहीं स्पेसिफिक नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में एक जगह हिंट जरूर दिया है कि इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और इफ द DA इज इन द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बताया था मैंने, DA का पूरा मतलब बताया था तुम लोग को। DA इफ का क्या मतलब होता है बताया था कि DA अगर सेवा शर्तों में दिया जाता है, सेवा शर्त में देने का मतलब एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट इफ द DA इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर दोज बेनिफिट्स इट इज टू बी नोन एज DA इज इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर देखो ना, RPF का कैलकुलेशन करते समय DA का यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेवा शर्तों में है। देखो ना, हम लोग को एजम्पशन मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में मान लिया गया कि DA सेवा शर्तों में नहीं आता, बेटा गलत है। क्या है? क्या है? अब समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं वो हिंट खोजने की कोशिश करो, नहीं मिलता है तो ठीक है, तब कुछ भी मानो। यहां पर हम मान लेंगे सेवा शर्तों में है।
मानना क्या है तो मॉनिटरी बेनिफिट दो, बाकी तो कुछ है नहीं। बोनस को लेते हैं क्या, बोनस को, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स, बोनस को क्यों नहीं लोगे भाई, क्यों छोड़ोगे उसको, बस ना, और तो कुछ है नहीं, है एक और है, क्या बात कर रहे हो, क्या ये मॉनिटरी नहीं होता, टेलीफोन अलाउंसेस, फैसिलिटी नहीं है, अलाउंसेस है, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स। बीपी हाई हो रहा है ना इसमें, बिल्कुल होगा। बताओ अब इसका 15% निकालो, कितना, 145। अच्छा, और एक्चुअल में कितना है रेंट फ्री का घर का खर्चा कितना है, बताओ ना। 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000। कब से दिया गया है, साल भर का है क्या, हाँ पक्का ना, 1,20,000। दोनों में से जो अधिक हो, अच्छा, टोटल कर सकते हैं, 373,464। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर तो कोई प्रोफेशनल टैक्स है नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता तो भी उसकी छूट तो मिलती नहीं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3), क्या, टैक्सेबल सैलरी। नोट करें, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। कौन सा क्वेश्चन था, 30, 31 देखें। श्री हरी इज द जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब जनरल मैनेजर एबीसी लिमिटेड यानी गवर्नमेंट तो है नहीं, ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलेगा, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कॉम्प्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, बेसिक सैलरी इतनी, डीए इतनी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस घर से ऑफिस तक 2,000 पर मंथ, तो 800 माफ होता है। मोटर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस फुल्ली पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, मोटर कार कंपनी की है, क्यों, एम्प्लॉय की है, हरी की है, किसकी है, हरी। द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इज बिलो 1.6 लीटर, द मोटर कार इज फॉर बोथ। अगर एम्प्लॉय की कार होती है और खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, लिखा है 36,000 रुपये, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, कार किसकी,
एम्प्लॉय की। खर्चा कौन कर रहा है? तो एम्प्लॉयर। जितना खर्च होता है उसमें से घटा दो 1800 या 2400 पर मंथ। याद आया? एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इन होटल वाइल टूरिंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज मेड बाय द एम्प्लॉयर, पूरा माफ। लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पूरा माफ। लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर 12,000। एंड कंप्यूटर केप्ट बाय द एम्प्लॉयर इन द रेजिडेंस ऑफ हरी, माफ। हरी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, फलाना एंड डिमाका। 2 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? अब तो तुम लोग तेज हो गए हो, इन बड़े बड़े क्वेश्चन से तुम लोग घबराते नहीं। बात नहीं। दो मिनट या 3 मिनट का क्वेश्चन है, 7 या 8 नंबर एग्जाम में बैठे बैठे मिल गया। बेसिक सैलरी 20,000 के हिसाब से 2,40,000। डीए 30% यानी 72,000। अच्छा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 2,000 पर मंथ, 24,000 माइनस एग्जेम्प्ट। 800 रुपये के हिसाब से 9,600, तो 14,400। चलो, मोटर कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी मोटर कार इज ओन्ड एंड ड्रिवन बाय एम्प्लॉय हरी। अपनी कार है। जब कार एम्प्लॉय की होती है, खर्चा एम्प्लॉयर करता है, तो सबसे ऊपर वाले केस में आता है एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉयर का खर्चा। तो कितना टैक्सेबल होगा? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है? 36 माइनस। कार छोटी है या बड़ी? बिलो, तो 1800 पर मंथ के हिसाब से माफ कर दो। 9,600, 21,600। ड्राइवर खुद ही है तो 14,400। बोलो ना। नहीं समझ में आया? आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन नील। लोन फ्रॉम आरपीएफ, अरे लंच जिसको हम लोग फ्री मील्स भी बोलते हैं, कितना खर्च कर रहा है? 12,000 माइनस एग्जेम्प्ट। 50 रुपए के हिसाब से 300 दिनों का कम से कम लेकर चले तो नील हो जाएगा, माइनस में तो जाएगा नहीं। अच्छा, कंप्यूटर सब नील है। ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) टू 3rd नील। बताओ कितना है भाई? कितना? आ रहा है? सुन लो पहले, नीचे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश एंड पेड इन चेक। हम इस पर अभी बात ही नहीं करेंगे। पूछो क्यों? हरी ने पेमेंट किया है, एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया है। अंडरलाइन करो हरी मेड पर अंडरलाइन कर लो। हरी ने पेमेंट किया है
इसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C में, तो लिख लो उसके आगे ब्रैकेट बनाकर सेक्शन 80C दोनों पर, पेड इन कैश एंड पेड बाय चेक। जब तुम लोग इस टॉपिक को पढ़ोगे तो मैं मना करूंगा कैश नहीं पेमेंट होना चाहिए, चेक से होता है तो कितना होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, 80C में देखेंगे। अभी हम लोग 80C तो पढ़ नहीं रहे, हाँ या ना, तो इसको अभी लेट इट बी, छोड़ दो, जाए दो, बोलो छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 32, अभी रुक लो, नोट करने के लिए टाइम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने लिख रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन GTI। तो जब हम लोग पांचों हेड्स कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ हिस्सा हम लोग का दिया हुआ है अदर सोर्सेस का, कुछ सैलरी का, तो एक काम करो हटा ही दो, डिडक्शन से TC वगैरह का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे कब, जब हम लोग सेक्शन 80 पढ़ लेंगे तब। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करो तो हम लोग आगे बढ़े। देखें क्वेश्चन नंबर 33, एक इधर दे दो आगे, एक असाइनमेंट आगे दे दो। क्वेश्चन नंबर 33 का एक्स्ट्रा है तो क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा दे दो पीछे, ठीक है ना। चलें। मिसेज लक्ष्मी aged about 66 years is a finance manager of Messrs Lakshmi and Company Private Limited based at Calcutta, underline कर लेंगे। She is in continuous service since 1975 and receives the following salary and perks from the company. बेसिक सैलरी 6 लाख, DA 240 इफ में आता है, बोनस 2 महीने का बेसिक को अंडरलाइन कर लें, कमीशन 0.1% of the turnover of the company and the turnover was rupees 15 crores. Contribution of the employer and employee to the recognized provident fund amounts to rupees 3 lakh. Interest credited to RPF 9.5% पूरा माफ हो जाएगा, बोलो। Rent free unfurnished accommodation provided by the company for which the company pays a rent, यानी कि कंपनी का अपना नहीं है, 15% of salary और rent whichever is less. एंटरटेनमेंट अलावेंसेस पूरा टैक्सेबल होगा, माफ़ी तो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। हॉस्टल अलावेंसेस 3 बच्चों के लिए 300 पर मंथ, 2 बच्चों के लिए माफ होता है। उसने कुछ खर्चे किए हैं, प्रीमियम पेड टू द इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ हर मेजर सन, अंडरलाइन कर लो, शी मेक्स द पेमेंट। तो ये चारों चीज़ें जो नीचे दी हुई हैं, ये चारों सेक्शन 80 का पार्ट है, लिख लो सेक्शन 80, कवर करके ऐसे ऐसे कवर कर लो चारों को और लिख दो यहाँ पर सेक्शन 80। तो अभी हम लोग सेक्शन 80 की बात ही नहीं करेंगे, तो ना पढ़ेंगे ना देखेंगे, छोड़ देते हैं उसको। बाकी सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में है कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। SAC मिसेज लक्ष्मी
प्रीवियस ईयर 14, 15, 15, 16। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, हम लोग केवल सैलरी चैप्टर की बात कर रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा हो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, क्या पूछा है ऊपर? पाँच मिनट लगेगा, चलें? हमने बोला 5 मिनट लगेगा तो घड़ियों पर नजर जा रही है। सिक्स लाख, आधा घंटा लगेगा मेरे लाल, अभी और बैठने, इसके बाद कई 5-5 मिनट आएंगे। डीए इफ में आता ही है, दिया ही हुआ है 240। बोनस 50,000 के हिसाब से 2 महीने का। कमीशन 15 करोड़ का 0.1%, 15 लाख, 1,50,000। चलो, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ बोलो, 3 लाख दिया है तो 12% ऑफ सैलरी माफ होता है ना। अब बेटा आकर हम लोग को फंसा दिया इस क्वेश्चन में, कहीं नहीं लिखा है किसका, बेसिक का, बेसिक या डीए का, बेसिक डीए इफ का, कुछ नहीं लिखा है। तो क्या लेंगे? अपना नॉर्मल कैलकुलेशन, मैंने पहले ही बताया, बेसिक प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। बोलो, चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। %12 ऑफ बेसिक प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। मैंने जब तुम लोग को परसेंटेज वर्ड डिफाइन किया था तो मैंने एक परसेंटेज वर्ड डिफाइन करते समय बोला था, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। अब इस क्वेश्चन में पूरा 15 करोड़ दिया है, टर्नओवर ऑफ द कंपनी दिया हुआ है, हाँ या ना? और ऊपर जरा इसकी पोस्ट देखो तो लिखा हुआ है फाइनेंस मैनेजर। तो मान लेंगे फाइनेंस मैनेजर तो एक ही होता है और सारे टर्नओवर पर उसका अधिकार होता है। नहीं समझे? पक्की बात है। अब कंपनी में जीएम दो नहीं ना बनाओगे, नॉर्मली जीएम जो भी हो उसका पूरा कंपनी पर कंट्रोल होता है। फाइनेंस मैनेजर जो हो पूरा कंपनी पर कंट्रोल होता है। एम्प्लॉय नहीं है, नॉर्मल सेल्समैन की तरह दुकान पर लगा हुआ है, वो नहीं है। इसका पूरा कंपनी के टर्नओवर पर कंट्रोल है। इसका मतलब जो जितनी भी टर्नओवर हुई है उसका पूरा 0.1% इसको मिलेगा और इसका उसमें हिस्सेदारी है। अब क्लियर है? अच्छा, बेसिक कितना है? 6 लाख प्लस डीए इफ कितना है? 2,40,000 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है? 1,50,000। इसका 12% बताओ। 990 का 12%, 10 लाख का 1,20,000, 12,000, 1200 हटा दो, 1,18,200, 800, 1,18,000, ठीक है ना? माइनस कर दे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कितना है? कितना है? 3 लाख। तो तुम लोग को तो पता चल गया टैक्सेबल कितना हो गया। 1,20 हटा दो तो 1,80, 1,81,200। बोलो, 1,81। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ नील, नॉट इन एक्सेस ऑफ 9.5%। चलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस तो पूरा टैक्सेबल होता है 30,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। हॉस्टल अलावेंसेस,
हॉस्टल अलावेंसेज 5,000 ईच है तो 15,000 हो गया, बोलो। जबकि 300 के हिसाब से माफ होता है। 3600 साल भर में एक का तो दो का 7200, कितना हो जाएगा? 7,800, बोलो। बस बचा क्या? रेंट फ्री अकोमोडेशन। देखा जाए, किस शहर में घर है इसका? कलकत्ता। छोटा शहर या बड़ा? अपना मकान है एम्प्लॉयर का या नहीं है? नहीं है अपना, सोचना ही नहीं। 15% और एक्चुअल रेंट, बोलो ना। 15% ऑफ सैलरी कितनी है? सुनो, सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स, टैक्सेबल लिमिट तक 6 लाख प्लस 2,40,000। अगर इफ़ नहीं होता तो हम नहीं लेते, हाँ या ना? चलो, बोनस 1 लाख, कमीशन 150, हॉस्टल एंटरटेनमेंट अलावेंसेस और हॉस्टल अलावेंसेस। आई दादा, इतना अच्छा क्वेश्चन। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझ में आई? चलो ज़रा बताओ, इन सब का 15% कितना होता है? एक लाख यार है। और एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल दिया होगा पर एनम। कहाँ लिखा है भाई? कौन सा पॉइंट है? बस बताओ ना, टैक्सेबल कितना हो जाएगा जो दोनों में से कम? अब तुम लोग का कैलकुलेशन हम तो उसी तरह में बोले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बताओ, अब सोच लो तुम लोग का क्या कैलकुलेशन है। यहीं पर ये हाल है तो एग्ज़ाम में क्या हाल होगा? हमें बड़ा आश्चर्य होता है तुम लोग के प्लस माइनस करने पर। हमें ही एक कैलकुलेटर दे दिया करो, हमारे पास है नहीं ना। खरीदने का पैसा होता हम अपना खरीद लेते, उधर दो। 8,40,000। एक 69। कौन सा हिसाब लगाते हो भाई तुम लोग? बार्गेनिंग करके यहाँ तो खरीदते हो कैलकुलेटर, तब भी फर्क नहीं पड़ा। ग्रास सैलरी, ग्रास, ग्रॉस नहीं ग्रास। लेस डिडक्शन नील, टैक्सेबल हो जाएगा। देख लेंगे टोटल, नहीं देख लेंगे। तो आज की मुलाकात बस इतनी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उम्मीद करते हैं या तो सैलरी 1 क्लास और चलेगा या 2 क्लास और चलेगा मैक्स। थैंक यू बच्चों।